हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज जो मेरा डिस्कशन है वो कल यानी 17 तारीख को संडे में एएमयू स्टाफ क्लब में, टीचिंग स्टाफ क्लब जो है उसमें एक मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग, जिसमें एक्स ऑफिस बियरर्स ऑफ एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन थे और अमूटा के लोग थे। उन्होंने मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज किया। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं भी वहाँ पार्टिसिपेंट था और इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने काफ़ी हद तक रखा भी, कि अगर आप किसी प्रोग्राम में किसी के जाइए तो वहाँ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ना करिए जिससे आपस में बदमज़गी हो। चूँकि कभी कभी आप सच्ची बात कहना चाहते हैं लेकिन वो कड़वी होती है, लोगों को पसंद नहीं होती है, उस पर बदमज़गी हो जाती है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। कल मैं बोला, हो सकता है कुछ कंट्रोवर्शियल बात कही हो, लेकिन जो मेरे दिल में थी वो सब कुछ मैंने वहाँ नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए था। वहाँ हर मिजाज के लोग थे। एनी हाउ, द मीटिंग वॉज वेरी वेल अटेंडेड और ये कहिए कि एक तरह से हिस्टोरिकल मीटिंग थी। जिस तरह लोगों का वहाँ पार्टिसिपेशन था, वहाँ पर दिल्ली से, लखनऊ से, आगरा से, मुरादाबाद से, बिहार से और बिजनौर से हर तरह के लोग आए, सीनियर लोग आए और एएमयू स्टूडेंट्स भी थे, रिटायर्ड टीचर्स भी थे, यूनिवर्सिटी फैकल्टी भी थी। बहुत अच्छी गैदरिंग थी और बहुत अच्छे माहौल में बातें हुई। कोई कड़वी बात या आपस में कोई बिटरनेस नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज़ इस तरह की मीटिंग्स में कभी कभी आपस में तफरका भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी हुई और इसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने कहा बहुत प्रोमिनेंट लोग थे, कुछ के मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, सबके तो मुमकिन नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। जैसे डॉक्टर आज़म बेग, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ प्रेसिडेंट रहे यूनियन के। इन्होंने, जो पता चला है कि 17 के करीब तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट और कंडक्ट भी उन्होंने ही किया प्रोग्राम को। उसके बाद थे प्रोफेसर खालिद खान, जो चेयरमैन रेडियोलॉजी जेएनएम मेडिकल कॉलेज और आजकल एमूटा यानी एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ उनके सेक्रेटरी जो ओवैस साहब हैं वो भी प्रेजेंट थे, पार्टिसिपेंट। उसके बाद एक जो बहुत एक्टिव हमारे इलाहाबाद के हैं, ओल्ड बॉय हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं, काफ़ी बोलते हैं माशाल्लाह, वो हैं अबरार अहमद चीकू साहब, जिन्हें कहते हैं, ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। उसमें थे प्रोफेसर इमराना नसीम, जिन्हें क्रेडिट जाता है कि जो स्टाफ एसोसिएशन का इलेक्शन 4-5 साल से अटका हुआ था, उन्होंने हिम्मत करी कि उन्होंने वो इलेक्शन कराया। शी इज़ वेरी डायनेमिक लेडी। उसके बाद थे प्रोफेसर जियाउद्दीन साहब, जिन्हें जनरल जियाउद्दीन भी कहते हैं, although he is more than 85, maybe around 90, बट पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने सच्चाई का झंडा उठाया और जब ज़रूरत जहाँ बैठ बोलने की हुई वो बोले यूनिवर्सिटी के मामलात में। प्रोफेसर शकील किदवाई साहब थे, जो लखनऊ अमूबा के प्रेसिडेंट हैं और माने जाने वाले वहाँ डॉक्टर हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेड के फैजान साहब थे। उसमें प्रोफेसर मोइनुद्दीन साहब, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं इलेक्टेड।
प्रोफेसर अली अमीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं पश्चिम पार्टी के और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। देन मोहम्मद अदीब साहब जो राज्यसभा के मेंबर रहे। हालांकि उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये बड़ी भारी हिम्मत की बात है कि वो अलीगढ़ तशरीफ़ लाए और लोगों को उन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखी और लोगों ने उन्हें सुना। बशीर खां साहब थे, बशीर खां साहब जो इग्नू के प्रो वाइस चांसलर भी रहे और अलीगढ़ में भी प्रोफेसर रहे और एक टाइम में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे यूपी के और बहुत से पॉलिटिकल। इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी। उनकी पहचान सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है। डॉक्टर मसूद साहब थे जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे यूपी में। प्रोफेसर रजाउल्ला साहब थे और इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स वहाँ थे। 20-25 लोग बोले, डिस्कशन हुआ। नो डाउट जब बात होती है, मसला क्या था कि रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, ये जॉइंट मीटिंग थी इसलिए कि इस वक्त एडवोकेज़म चल रहा है कि रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कैसे कराया जाए। लोगों ने इसमें तो कोई यूनानिमिटी थी कि रेगुलर वाइस चांसलर होना चाहिए, चूँकि कोई भी एक्टिंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती और उससे बहुत से मसाइल लटके रहते हैं। और मैं ख़ुद भी पहले भी कह चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ और कल भी मैंने यही कहा कि रेगुलर वाइस चांसलर तो होना ही चाहिए। कुछ लोगों ने काफ़ी सख्त बातें करी, सख्त इन ए सेंस कि साहब इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, जो प्रेसिडेंट एक्टिंग वाइस चांसलर। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो ये तो आपको खुद तय करना है कि आप किसी के रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हों या अपने खुद डिसीजन मेकिंग आपकी हो। जैसे मैं खुद कहता हूँ आपसे, मुझे कहीं बैठा दीजिए, शायद किसी की हिम्मत ना हो कि मुझे रिमोट कंट्रोल कर सके, या मैं हाँ अच्छा सजेशन अगर कोई आएगा तो दैट शुड बी वेलकम, लेकिन ये कि कोई मुझे डिक्टेट करे और मैं उस पर या लिख कर ले आए और मैं साइन कर दूँ, ये मुमकिन नहीं। तो वही अगर दूसरे किसी फॉर्मर वाइस चांसलर को, जिसमें ख़ास तौर से तारिक मंसूर साहब का नाम लिया गया, उनसे ये कंट्रोल क्यों होता है भाई? वो तो टीचर्स भी चाहते हैं कि बाहर के लोग भी चाहते हैं कि हम राय दें और उसे माने, तो अगर वो भी देते होंगे तो दें। वो तो मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इट इज़ नॉट गुड टू ब्लेम अदर्स। ये जिम्मेदारी उसकी है जो कुर्सी पर बैठा है कि वो सुने सबकी। वो जो कहावत है, करे अपने मन की, जो सही है उसे करे। कुछ लोगों की राय एजिटेशन की है, कुछ लोगों की यदि लड़के भी धरना और उसमें शामिल हो, बहुत सी बातें हुई, लेकिन बाय एंड लार्ज ये भी एक बात है कि ये मसाइल बेहतर है कि बातों से अगर निमट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देख आते हैं रेगुलर वाइस चांसलर के उसके ऊपर। तारिक साहब का जो 5 साल का टर्म था, प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब का, वो मई 2022 तक था। नो डाउट उसमें 2 साल यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं हुई, यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट बंद थी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जो इलेक्शंस होते हैं कोर्ट के या ईसी के या दूसरे काम, वो नहीं हो पाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट को ख़त लिखा होगा, आई डोंट नो। एनीहो, ये बात है कि गवर्नमेंट ने 1 साल का उन्हें एक्सटेंशन दिया। तो जो लोग रेगुलर वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ नो डाउट, तो मुझे उनसे ये एक बात और पूछना है कि उसूलन ये मुहिम उन्हें जून 2022 से ही शुरू कर देनी चाहिए थी कि साहब आप इलेक्शंस कराइए
और पैनल बनवाइए एग्जीक्यूटिव काउंसिल से और कोर्ट से और उसे भिजवाइए। लेकिन फरवरी 2023 तक, यानी जो 1 साल का एक्सटेंशन था, उसके 9 महीने तक तकरीबन या 8 महीने तक किसी आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसके पीछे एक बिटर ट्रूथ है कि कुछ लोगों ने 5 साल अपने काम कराए उनसे, उनके गुड बुक में रहे, और कुछ लोगों के पास फहरिस्त थी काम कराने की। देवर वेटिंग कि हमारे काम हो जाए, दबाव से या मोहब्बत से या प्यार से। जब उन लोगों को नज़र आया कि उनके काम अटके हुए हैं फरवरी 2022 में, तो एक प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया। ठीक है, प्रेशर करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे पहले आप 8 महीने तक कहाँ गायब रहे। बल्कि ये जून 2022 नहीं, उनके टर्म जो ख़त्म हुआ मई में, उससे 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने में मीन्स फरवरी 2022 ही से शुरू करना चाहिए था कि साहब पैनल बनाइए, इलेक्शंस कराइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोगों के काम बचे हुए थे वो इसमें उम्मीद में थे कि हमारे काम होने हैं। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। फरवरी से आवाज़ उठानी शुरू हुई फरवरी 2023। वो भी आधे से ज़्यादा की सोच ये थी कि दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के वो हमारे काम कर देंगे, जो शायद नहीं हुए। और आज सब लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। गड़बड़ हर वाइस चांसलर के टाइम में हुई, उसमें भी हुई। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी उनके टाइम में बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं चली, और बहुत डेवलपमेंटल काम भी हुए हैं। तो आउटराइटली किसी आदमी को आप रिजेक्ट कर दें, वो बहरहाल आई डोंट एग्री। आप मुझ पर कोई भी चार्ज लगाइए। अब आइए, अब इन्हें चार्ज दे दिया गया अप्रैल में। अप्रैल से अब आ गया सितंबर, मिड सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4.5 महीने हो गए, मोर देन, बल्कि हाँ 4.5 महीने समझ लीजिए। इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ये कहना कि वो इनिशिएटिव कहीं से रिमोट कंट्रोल है इसलिए नहीं ले रहे, आप गलतफहमी में हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, ये अब भूल जाइए कि ये वो ज़माना है जो 20-30 साल पहले था। अब हुकूमत है और तरह की, आप सब जानते हैं। अगर ऊपर से एक इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसी दिन विद इन ए वीक इश्यू हो जाएगी, और विद इन 2 वीक्स कोर्ट हो जाएगा, नाम चले जाएंगे। तो शायद मैं समझता हूँ कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन इसकी नहीं है कि आप पैनल भेजिए, उसके पीछे क्या है आई डोंट नो। और ये तो उसी से पता चल जाना चाहिए था कि ये पीवीसी हैं, एक्टिंग वीसी हैं। तो इनका काम तो ये होना चाहिए था कि अप्रैल में चार्ज लिया, मई जून तक, जुलाई तक ज़्यादा ज़्यादा पैनल प्रोसीजर पूरा करके ईसी की मीटिंग, कोर्ट की मीटिंग, और पैनल आप भिजवा देते। लेकिन होता क्या है कि अप्रैल 2 को या कब ज्वाइन किया, विद इन ए वीक इन्होंने लेटर लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, परमिशन मांगी कि मुझे अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन दी जाए, चूँकि एडहॉक वाइस चांसलर को परमिशन नहीं होती, रेगुलर वाइस चांसलर करता है। और देखिए वहाँ से अप्रूवल भी आ गया। तो इसमें सभी बातें क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इन्हें टेम्परेरी होते हुए कि आप सिलेक्शन कमेटी करिए, अपॉइंटमेंट्स करिए। तो इसका मतलब ना तो इनका इरादा है कि पैनल बनाए, उनकी भी सोच है कि मैं जितना टाइम बैठ सकता हूँ बैठूँ, हर आदमी चाहेगा, आप होंगे, आप भी यही चाहेंगे। और ना गवर्नमेंट विलिंग है कि जल्दी से जल्दी कोई पैनल बने।
अब ये कहना कि वाइस चांसलर, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी अपॉइंट करेगी या एएमयू फ्रेटर्निटी अपॉइंट करेगी या कोर्ट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो करेगी, वो लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब वाइस चांसलर वो अपॉइंट होगा जिसे आरएसएस और बीजेपी चाहेगी, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच करके आप घर पे बैठ जाएं। आपको डिमांड करना है, आपको प्रेशर बनाना है और आपको ईसी और कोर्ट की मीटिंग करा करके वो डिमांड रखनी है, और वो रखी आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घेराव कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी ये पैनल नहीं बनवाएंगे। तो वो इनके, मैं जो समझता हूँ रिमोट कंट्रोल नहीं, बल्कि ये सही है कि इनके हाथ में नहीं है, ये हाथ में है सेंट्रल गवर्नमेंट, आरएसएस, बीजेपी। कल ये बातें भी बहुत हुई कि आस्तीन के सांप उन्हें पहचानिए, जो इंटरनल लोग हैं उन्हें पहचानिए। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें करी, इसमें दोष राय नहीं कि जो आपके अपने लोग हैं, जो क्यू में लगे हुए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाइस चांसलर बने इंटरनल, वो वीकली दिल्ली जाते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, लोगों से भी मिलते हैं, झंडेवाला में भी मिलते हैं, इंद्रेश जी से मिलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी अपनी जगह सही है कि जिसे वाइस चांसलर बनना है वो बगैर अप्रूवल या कंसेंट ऑफ आरएसएस हेडक्वार्टर या रूलिंग पार्टी बीजेपी के बगैर नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं इसमें नहीं समझता। और ये भी है कि आपकी पसंद का नहीं आना है, वही आएगा जिसे गवर्नमेंट चाहेगी। तो अगर वो जा रहे हैं ठीक है, सिर्फ आप ये सोचिए कि जो आए वो कम से कम ऐसा है कि आपका कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे। जैसे गवर्नमेंट इस पे एडमेंट है कि इसके एक्ट को बदले, वी कैन ओनली रजिस्ट, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि हमारी प्रोटेस्ट या हमारा हंगामा गवर्नमेंट को रोक देगा, तो ये गलतफहमी है। 370 का इशू मामूली नहीं था, वो अलग स्टेट थी, एक समझौता हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इन शराइत पे हम आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के एजेंडे में था। वैसे तो कांग्रेस ने अपने टाइम में उसे बहुत डाइल्यूट कर दिया था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनके तो एजेंडे में था, उन्होंने ख़त्म कर दिया। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि हम रेस्टोर करेंगे। ये बात तो कर रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, इलेक्टेड जो असेंबली थी उससे पास नहीं हुआ, लेकिन ये कहने की किसी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं कि अगर हम पावर में हैं हम उसे रेस्टोर कर देंगे। बाबरी मस्जिद का था, 1992 में जब गिराई गई, गिराने की जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ही की थी। ठीक है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी, लेकिन कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग कैसे मान ली या कोर्ट ने, और क्या हुआ, तोड़वा दी। उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ। तो ये तो मिली भगत थी। और कोर्ट में जब चला केस, ये सबके सामने है गए, क्या जस्टिस डिलीवर हुई? देखिए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, हम कमिट भी कर चुके थे और हमारी मजबूरी भी थी।
फेस सेविंग भी थी कि हम बार बार ये कहते रहे जो कोर्ट कहेगा मानेंगे, और कोर्ट ने कह दिया और हमें मानना पड़ा। लेकिन वाज इट जस्टिस? इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, 750 किसान मर गए, साल भर तक रोड पे बैठे रहे। मैंने कल भी ये बात कही। तो एक साहब ने कहा कि लेकिन साहब डिमांड तो उनकी मानी गई, विड्रॉ कर लिया केस। ये आपको गलतफहमी है। सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि 750 लोग मरे, उनके मरने पर दुख अफसोस किसी ने जाहिर नहीं किया। उन्हें खालिस्तान के एजेंट बताया, खालिस्तानी कहा गया, उन्हें टेररिस्ट कहा गया, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, और विड्रॉ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया, ये रीज़न दिया कि शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलत किया या गलत है कानून। और वो भी चूँकि 2022 में यूपी में इलेक्शन होना था, वो सामने था, टाइम नहीं था। उन्होंने तो वायदा ये भी किया था कि हम MHP पे कमेटी बना करके और इसे कुछ करेंगे। क्या अभी तक कुछ हुआ? तो ये आप गलत ना समझे कि किसानों की प्रेशर में आके, अरे किसानों के तो 750 लोग मर गए। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? सैकड़ों आदमी मर गए, हजारों घर जला दिए गए, 300 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए, कुछ मंदिर भी जले, कुछ मस्जिद भी डैमेज हुई। मास माइग्रेशन हुआ अपनी स्टेट से दूसरी तरफ, और 4 महीने हुआ, रुक नहीं रहा। जबकि अगर हुकूमत चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो 24 नहीं तो 48 घंटे में कंट्रोल कर सकता है किसी भी राइट्स को, किसी भी झगड़े को। लेकिन अल्लाह जाने इसके पीछे क्या है। तो देखिए, आप लड़ाई तो लड़ें, और बोलना भी है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे इसका मतलब आपकी कंसेंट है। तो हमें अपनी बात तो रखनी है और नेगोशिएट भी करना है। यही नहीं, दिल्ली में हो सके तो जाके MP जो अपोजिशन के हैं और रूलिंग पार्टी के हैं, उनसे भी जाकर के आप बात करें, चूँकि उन्हें ये भी ना लगे ये अपोजिशन के हाथ में खेल रहे हैं। चूँकि करने वाली हुकूमत है, अपोजिशन भी सिर्फ हुकूमत के ही ज़रिए करा सकती है। तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। और जहाँ तक लड़कों को इन्वॉल्व करने का, 2 तरह के व्यूज आए कल। कुछ लोगों ने कहा कि लड़कों का साथ लेना ज़रूरी है, कुछ का कहना था कि नहीं, उन्हें आखिरी स्टेज पे भले ही ले लीजिए, अभी मत लीजिए। मेरी अपनी भी राय यही है कि बच्चों के साथ अब से 2-2.5 साल पहले एक मामला हुआ, 200 से ज़्यादा के नाम गए, काफ़ी दिन जेलों में रहे, और अभी भी कुछ लोगों के वारंट हैं, केस ख़त्म नहीं हुए। तो वो तो हमारा उनका तो कैरियर ख़त्म हो गया। आप और हम ये बताएं कि हम कितने लोग उनके साथ खड़े हुए, कितने लोगों ने उन्हें मदद की, कितने उनके घर वालों से जाकर मिले, कितनों ने उनके मुकदमों में फाइनेंशियल मदद की? नहीं की ना। तो हमारा तो करियर बन चुका जो बनना था। जो पॉलिटिशियन है उसका कुछ बिगड़ता नहीं, जेल भी चला जाए तो और बड़ा लीडर बन जाता है। लेकिन बच्चों का करियर है, उन्हें कोशिश ये कि वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहें और उनकी पढ़ाई और टीचिंग के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो ये तो बात है। उसमें जो डिसीजन है वो तो सभी को मालूम है क्या हुआ। एक तो डिसीजन ये था कि इसी वक्त मीटिंग के बाद जाके जो एक मेमोरेंडम है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वो वाइस चांसलर साहब को दिए। वो शायद उन्होंने नहीं लिया, वो गेट पे लगा के आ गए। दूसरा ये है, उसमें डिमांड के आप 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करें और 5 नाम रिकमेंड करें, और 15 अक्टूबर तक कोर्ट की मीटिंग करके 3 नाम उसमें से विजिटर को भेज दें। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो 16 से हम सब लोग मिलकर के वहाँ
वीसी लॉज पे वीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे और 17 को ससे डे का डिनर का बाइकआउट थ्रू आउट वर्ल्ड जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से वो करें। देखिए, आप 16 को धरना भी दे सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, और डिनर भी बाइकआउट कर सकते हैं और करना चाहिए, आई एम विद यू, क्योंकि प्रोटेस्ट तो करना है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि ना तो 30 तारीख तक ईसी की मीटिंग होने वाली है और ना 15 तक कोर्ट की मीटिंग होने वाली है। जो एटीट्यूड, जो रवैया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र आ रहा है। अब इससे हट के थोड़ी सी बात और हो जाए, जो कल वहाँ मैंने बहुत ब्रीफ में कही कि नो डाउट रेगुलर वाइस चांसलर चाहिए, लेकिन जो दूसरी आपके एक्ट के मुताबिक पोजीशंस हैं उनको भी तो फिल करना चाहिए। वहाँ भी अगर आदमी रेगुलर नहीं है तो सही फंक्शनिंग, सही तरीके से इदारा नहीं चलता। आपके यहाँ 8-10 प्रिंसिपल हैं एमयू में, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक बॉयज़, पॉलिटेक्निक वुमेन, तिब्बिया कॉलेज एंड सो ऑन, गर्ल्स कॉलेज, वुमेंस कॉलेज के अलावा कोई भी प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है। आप उसकी डिमांड क्यों नहीं करते? वो भी तो आपको करना चाहिए ना, चूँकि वहाँ रेगुलर आदमी आएगा तो वो कुछ करने की हैसियत में होगा। जो एडवोकेट में है, जो उन्हें चार्ज दे रखा है प्रिंसिपल का, डोंट एक्सपेक्ट, उन बेचारों पे इतनी पावर नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कुर्सी में कि वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करा सकें। तो आपके यहाँ तो बहुत, वाई डोंट यू कॉल ए मीटिंग, सिलेक्शन कमेटी, आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते और टीचर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें उनके दोस्त बैठे हुए हैं, एंजॉइंग द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी चीज़ कि हमारा जोर इस पर तो है कि एग्ज़ाम रिफॉर्म, एग्ज़ाम हो वक्त पे, हमारा इस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि सही एजुकेशन, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज बच्चों को हो, बच्चों को सही तरीके से नॉलेज इम्पार्ट। एग्ज़ाम तो उसी में लेंगे ना जब आप नॉलेज देंगे, तो नॉलेज तो आप दे नहीं रहे, एग्ज़ाम कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स सिलेबस का 50% भी पूरा नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट में 1-2 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं। लेकिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस की, आपके मोहब्बत प्यार की। आप डिपार्टमेंट में बैठेंगे, 10-20 लड़के बैठेंगे, मिलेंगे, आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे, आप उन्हें गाइड करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गए, लेक्चर दिया, चले आए, और लेक्चर भी सब नहीं दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर से दिलवा लेते हैं। +2 है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ हाई स्कूल में इतना बड़ा कंपटीशन है 11th के लिए, सिर्फ लालच लोगों को है इंटरनल होने का कि 80% नंबर लेकर आते हैं बच्चे और 60% लेके बाहर जाते हैं। एडहॉक प्रिंसिपल है, बच्चों की 9 से 12 तक बच्चों पे मैक्सिमम ध्यान देने की ज़रूरत है। 12th के बाद तो चाहे उतना दें या न दें, कैरियर यहाँ से बनता है। लेकिन फीडबैक लीजिए बच्चों से, वो पब्लिकली बोलते हुए डरते हैं, चूँकि सेशनल भी है, बहुत कुछ हाथ में है, लेकिन जो अफरा तफरी है स्कूलों में, उसकी वजह वही है कि वहाँ एडवोकेट्स में या आप ताल्लुकात में इनकॉम्पिटेंट लोगों को लाके प्रिंसिपल बनाते हैं। जैसे कि पिछला रेगुलर प्रिंसिपल था +2 का, जिसकी मार्कशीट भी गलत, बायोडेटा भी गलत, और जो सेलियर जहाँ से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जमा करने की बात करी वो भी गलत। आपने उन्हें अपॉइंट कर दिया,
जब तक उसके माई बाप यहाँ बैठे हुए थे तो आप डंडा चलाते रहे। जिस दिन वो माई बाप चले गए तो आप की मट्टी कूट गई, 2 दिन ना चला पाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि स्कूल्स पे तो ख़ास तौर से ध्यान दें और साथ साथ यूनिवर्सिटी पे भी बच्चों की तालीम पर एग्ज़ाम तो ले या ना ले, अब जब नॉलेज आ गई तो ना लीजिए, लेकिन आपका प्रेशर है कि एग्ज़ाम वक्त पे हो जाए। 2.5 महीने में आप सेमेस्टर पूरा कर रहे हैं, 2 सेमेस्टर 5 महीने, 7 महीने आप मस्ती मार रहे हैं। तो बच्चे को कम से कम 2 सेमेस्टर 4-4 महीने के मिनिमम हो, 4 से 5 महीने के बीच, यानी साल भर में 8 से 10 महीना पढ़ाई होनी चाहिए, तब तो कुछ होगा। तो जहाँ तक वाइस चांसलर का रेगुलर अपॉइंटमेंट है उसमें 2 राय नहीं, सबकी राय है कि रेगुलर वाइस चांसलर आना चाहिए और अच्छे से अच्छा आदमी है। लेकिन जो माफिया हमारा इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी उसमें है कि हमारी पसंद का वाइस चांसलर है, वो भूल जाएं, वो अब नहीं होना, वो टाइम गया। आपने खूब एंजॉय किया 60-70 साल कि ये ग्रुप लिया अपनी पसंद का या ये ग्रुप लिया। कुछ वाइस चांसलर बाद में बनने के बाद कब्जे में रहे, कुछ कब्जे में नहीं आए, डिक्टेट नहीं हुए। तो यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे बताएं, माफ़ी मैं आसानी से मांगूंगा नहीं, सोच समझ के बोलता हूँ। बिटर है तो ये सोचे अगर कि कोई नाराज़ ना हो, नाराज़ तो अल्लाह से भी सब खुश नहीं है, मैं तो एक मामूली सा घटिया सा आदमी हूँ। तो इसकी तो परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपसे कौन नाराज़ है कौन नहीं है। आपकी कॉन्शस क्लियर हो कि आप सच्ची बात कहने की हिम्मत करें। अगर उसमें वाकई गलती है तो उसमें माफ़ी मांगने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर कोई पॉइंट आउट करे कि ये आपने गलत करा और वाकई वो गलत, इंसान से गलती होती है, तो उसे माफ़ी मांग लीजिए। बट लेकिन नॉट इन जनरल कि आप एक सोच के साथ बोल रहे हैं और बाद में कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दीजिए कोई गलती हो। अरे बताएं तो कौन सी गलती है, तब मान लीजिए। तो आई एम विद, कल की मीटिंग फिर मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी, हाईली वेल अटेंडेड, और जिस तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस तरह के लोग कहीं भी हिंदुस्तान में, क्या मैं कहूँगा दुनिया में एक जगह इतने इकट्ठे नहीं होते जितने कल हुए। और इसका से